और ये बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। हम लोग चर्चा झूठ सच की नहीं कर रहे हैं, चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं आइजोल से लेकर वाया राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक, बीच में छत्तीसगढ़ भी है ज़रा, और राहुल गांधी के उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आज बोल रहे हैं कि हर स्टेट में हम जीत रहे हैं। इसको वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पिछले 15-20 दिनों में क्या कुछ बदला है, ज़रा वो बदलाव क्या आया है ये आपसे समझना चाहता हूँ। फिर आपके बाद प्रेम कुमार जी से भी यही बात समझूंगा कि क्या बदलाव आया है कि राहुल गांधी आज कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। और उसमें आखिर में आप लोगों ने शायद सुना होगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज की तारीख में जितने सर्वे भी आ रहे हैं, और ख़ासकर उन लोगों के सर्वे जो अभी तक कहलाते हैं किसी और खेमे के लोग, वो भी अब हमें जीत दिखा रहे हैं, हमारी पार्टी की जीत दिखा रहे हैं। तो क्या बदलाव है, ये क्या कुछ हुआ है इस बीच? प्रशांत टंडन। 3 पॉइंट मैं दोनों के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से मनगढ़ंत बातें अमित शाह आईआईटी और आईआईएम के बारे में, उन पे कम हमको अचरज आता है। मुझे अचरज उन पे आता है उस पर विश्वास करते हैं। और सुबह पार्कों में ये व्हाट्सएप वाले जो रिटायर्ड लोग हैं, माफ़ी के साथ रिटायर्ड लोगों से, लेकिन ये जो कांग्रेस के ज़माने की पेंशन जिनको अभी मिल रही है, सबसे ज़्यादा यही पार्कों में प्रचार करते हैं। मेरी सुबह मुलाकात इन लोगों से होती है। अब मैं आता हूँ कि ये राहुल गांधी की या कांग्रेस की का स्ट्रेटजी जो है फॉर्मुलेट हो गई है, और धीमे धीमे वो उसका एक स्वरूप दिखने लगा है और उसका आधार मजबूत हो रहा है। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है यहाँ पे राजीव जी। एक, राहुल गांधी का जनता से इंगेजमेंट, जो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होता है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एकदम नई आयाम लेता है कि वो कुलियों के पास जा रहे हैं, वो किसी रामेश्वर के पास जा रहे हैं, या उसको घर में खाना खिला रहे हैं, वो खेतों में जा रहे हैं, वो गीग वर्कर्स के साथ घूम रहे हैं स्कूटर पे, जैसा आपने कहा, बसों पे घूम रहे हैं। एक नए तरीके का इंगेजमेंट, जिसमें सुरक्षा नहीं है, जिसमें ब्लैक कैट कमांडो नहीं है, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं है, हूटर नहीं है, और नेता है और जनता है, और बहुत स्वच्छंद तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये नए तरीके का इंगेजमेंट अब ये राहुल गांधी की एक रणनीति का हिस्सा है, और इसमें वो हिम्मत भी दिखती है, एक राजनीतिक हिम्मत दिखती है। राजनीतिक हिम्मत ये दिखती है राजीव जी कि जब रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में दानिश अली को बहुत ही गलीज भाषा का इस्तेमाल किया, न केवल उनके प्रति बल्कि उनके धर्म के प्रति भी, और उस पूरी कम्युनिटी के प्रति भी, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति भी, जिस वक्त बड़े बड़े सेकुलर नेता ट्वीट करने में भी घबरा रहे थे, राहुल गांधी उसी शाम उनके घर चले जाते हैं। ये एक हिम्मत, जो पॉलिटिकल हिम्मत है, जो जिसको मुस्लिम शब्द का नाम लोग देना बंद कर चुके हैं, और वो घर जाते हैं उनके दानिश अली के साथ। तो ये नए तरीके का जो इंगेजमेंट है राहुल गांधी का, जिसमें एक पॉलिटिकल बोल्डनेस भी है और जनता के प्रति जो है वो एक नए तरीके की मुहावरा। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की राजनीति पर जोरदार कदम। कांग्रेस ने ये कदम नहीं रखा था अभी तक। बहुत आंशिक रूप से अर्जुन सिंह ने किया था, जब उन्होंने मंडल कमीशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू किया था। उसके बाद कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की राजनीति पर उस तरीके से मुखर रूप से, वोकल तरीके से नहीं आई। राहुल गांधी न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति में रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं जो एक्टिविस्ट बोला करते हैं कि 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, और उसके अलावा जाति जनगणना की मांग। ये बहुत बड़ी चीज है। ये दोनों चीजें देखिए मोदी साहब नहीं कर सकते। मोदी साहब किसी बच्चे के, युवक के स्कूटर में बैठ कर नहीं घूम सकते। उन्होंने घोषित कर दिया कि वो अवतार हैं, वो ऊपर रहते हैं और जनता नीचे होती है। कभी भी आप देखिए मोदी साहब की वेशभूषा, वो उस वेशभूषा में नहीं होते जिस वेशभूषा में आम इंसान होता है। वो कोई मुकुट पहने हुए होते हैं, कोई
एक अजीब सा कपड़ा पहने होते हैं, वो जनता का कपड़ा नहीं, हमारी आपकी तरह कपड़े नहीं पहनते वो। राहुल गांधी टी शर्ट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं और जा रहे हैं। जी। ये आम आदमी, ये मोदी साहब नहीं कर सकते। मोदी साहब हुटर वाली गाड़ियों के पीछे रहेंगे, बुलेट प्रूफ के पीछे रहेंगे, कमांडोज के पीछे रहेंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। सोशल जस्टिस की बात मोदी साहब नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो मोदी साहब नहीं कर सकते वो है वेलफेयरिज्म। जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे और वो टारगेटेड योजनाएं कि आपने गारंटी दी और उस गारंटी को एक राज्य में आपकी सरकार आई, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। मोदी साहब कोई एक भी घोषणा अपनी नहीं बता सकते जिसको इंप्लीमेंट किया हो। याद कीजिए कि जब वो बिहार में गए थे 2015 के चुनाव की बात है, सबको याद होगा, बहुत नाटकीय अंदाज में जैसे कि बोलियां लगती हैं कि कितना पैसा दूं आपको, 1 करोड़ 1 लाख करोड़ दूं कि 1.25 लाख करोड़ दूं। और लालू यादव ने उस वक्त उनकी मिमिक्री भी की थी। लेकिन कोई आज 10 साल बाद क्या मोदी साहब बता सकते हैं कि बिहार को कितना पैसा दिया? अभी हाल फिलहाल तक उन्हीं की सरकार थी, नीतीश कुमार उन्हीं के साथ थे, कितना पैसा भेजा बिहार को? तो ये 3 चीजें, इंगेजमेंट, सोशल जस्टिस और वेलफेयरिज्म, ये 3 चीजें मोदी साहब नहीं कर सकते। अब क्या चीजें मोदी साहब के पास है जो राहुल गांधी के पास नहीं है? एक, हेट स्पीच, ध्रुवीकरण की राजनीति, वो उस पर मोदी साहब का एकाधिकार है, मोनोपोली है। वो किसी के प्रति भी नफरत की बात कर सकते हैं। एक वक्त वो मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, मुस्लिम महिलाओं के हितैषी बनते हैं, और उसी के 2 घंटे बाद वो कपड़ों से पहचानवा भी सकते हैं। तो ये जो मोनोपोली और झूठ बोलने की कला है, ये मोदी साहब के पास है। दूसरा, मोदी साहब के पास मीडिया है। वो कुछ भी करें, वो मीडिया और प्लस एक सर्वे की एजेंसी, ये 2 उनकी एक रहती है। और तीसरी उनके पास है सीबीआई, इनकम टैक्स, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, ये पूरी जो मशीनरी है जिसका बेशर्मी से इस्तेमाल होता है। इनका मुकाबला राहुल गांधी उन 3 चीजों से कर रहे हैं जो मैंने अभी बताई। तो ये इलेक्शन के बाद, जैसा अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, राजीव जी, अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट वैसे ही आते जैसा कि दावा कर रहे हैं, वो 5 के 5, 5-0, तो 5-0 में जो तीसरी वाली जो बात है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है, जो इलेक्शन कमीशन का खुला समर्थन मिलता है, अदालतें वो फैसला करने में डरती हैं जहां पे पॉलिटिकल मामला हो, मेरे ख्याल से ये 5-0 होगा या 4-1 भी होगा अगर, तो ये चीज़ों में तब्दीली आएगी। और कांग्रेस की जो अब रणनीति बन चुकी है, इंगेजमेंट, वेलफेयरिज्म और सोशल जस्टिस की, ये फॉर्मुलेट हो जाएगी अगले तो बार बार समझने की कोशिश करता हूं और हर दिन मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा उलझती जा रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव में पता नहीं क्या हो गया है कि कर्नाटक की जो हार है बीजेपी की, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है, वो उलझी हुई नजर आती है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल ठीक आकलन है राजीव जी आपका। कर्नाटक के बाद वो जो लड़खड़ाए हैं वो उभर नहीं पा रहे हैं, और बावजूद इसके कि मीडिया, कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रेसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई उनके साथ है। लेकिन उसके पहले प्रेम कुमार जी ने बहुत बढ़िया बात की है, और वो बात ये कि अगर नेहरू गांधी परिवार ने 3 पीढ़ियों में शासन किया है भारत में, तो उसमें तीनों ने, जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेलों में रहे ब्रिटिश की, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो कुर्बानी की भी बात है, ये बीजेपी गायब कर देती है। ये बात कांग्रेस को उठानी चाहिए कि परिवारवाद कुर्बानी का भी परिवारवाद है। आए इसमें तुलना करें। जी, दूसरी बात ये कि जो आपने बात कही, देखिए, मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में कहा है कि मोदी जी और बीजेपी क्राइसिस में चीज़ों को से निकल नहीं पाते हैं।
जी। बावजूद इसके कि उनको जो 9 मन तेल है वो है उनके पास, मीडिया है उनके पास, ब्यूरोक्रेसी है और कॉरपोरेट का पैसा है, सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी है, वो सब कुछ है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक आकलन है कि कर्नाटक की हार से वो उबर नहीं पाए। और दूसरा जो अब जो जिसकी चर्चा हम पिछले 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ये पैराशूट से नेता उतारे गए हैं, ये कोई अलग तरीके की रणनीति है जिसका खुलासा राजीव जी थोड़े समय बाद होगा कि ये क्या बीजेपी की रणनीति है या बीजेपी के खिलाफ कोई रणनीति है या मोदी और अमित शाह की अकेले की, इन दो की रणनीति है कि बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को चुनाव में हरवा दो और इनको एमपी से विधायक बना दो या हारा हुआ विधायक बना दो। ये कोई एक अलग तरीके की योजना है जिसका खुलासा जो है वो कुछ समय बाद होगा। और जहाँ तक इजराइल की बात है, देखिए इजराइल धीमे धीमे पूरे विश्व समुदाय में एकदम किनारे पड़ जाएगा। अमेरिका भारत की तरह नहीं है कि यहाँ पे मोदी साहब जो कहें वो मीडिया भी वही बात कहे और ब्यूरोक्रेसी वही बात कहे। हालांकि इजराइल के मामले में ब्यूरोक्रेसी ने हिम्मत दिखाई और जो भारत का परंपरागत स्टैंड था इजराइल और फिलिस्तीन पे, उसके साथ वो चले। ये पहली बार 9.5 साल में मैंने देखा राजीव जी कि जब भारत की ब्यूरोक्रेसी ने एक अपनी रीढ़ की हड्डी का जो है प्रदर्शन किया। अदरवाइज तो वो रबड़ की ही साबित हुई है। जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था वो रबड़ का साबित हुआ। पहली बार ये दिखाई दिया कि वो वाकई स्टील फ्रेम में कुछ अभी कीलें, कुछ कब्जे अभी रह गए हैं। तो दूसरी बात जो अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के सीनेट, वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी का अंदर का सिस्टम, वहाँ पे मानवाधिकार की, वहाँ पे युद्ध के खिलाफ एक बड़ी लॉबी है। ये बात भी सच है कि वहाँ पे यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उस यहूदी लॉबी में भी लिबरलिज्म है। ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम इस्लामोफोबिक है, तो ये बात भी नहीं है। तो ये जो दुनिया का एक दूसरा दिखता है पश्चिमी देशों में जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है, इसका दबाव अब बन रहा है। और आप देखिएगा कि ये दबाव बनता रहेगा और ये दबाव बढ़ता जाएगा। और आपको देखना पड़ेगा कि इजराइल जितना आगे चला गया उससे भी थोड़ा सा पीछे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस तरीके से यातनाएं और इस तरीके से खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन इजराइल कर नहीं पाएगा, बल्कि इजराइल के अंदर से भी बहुत विरोध हो रहा है। इजराइल का समाज में भी बड़ी तब्दीलियां हैं, वहाँ पे भी वामपंथी पार्टियां हैं, वहाँ पे भी एक मॉडरेट लोग हैं। और आप जैसे मैं पहले कहा कि अगर सड़कों पे निकल रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, वहाँ का मीडिया काफी लिबरल है प्रशांत जी। जी हारतेज अखबार है वहाँ का, वो हारतेज अखबार बहुत क्रिटिकल है नेतन्याहू का। और मैं तो दर्शकों से भी कहता हूँ कि अगर नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल में जाएं सर्च करके और उसके ट्वीट के नीचे आप बार बार देख लें कि जो भी हिब्रू में लिखे हुए ट्वीट होंगे उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे गूगल ट्रांसलेट से, तो आपको सब एक आध अपवाद को छोड़ के अधिकांश ट्वीट जो है वो नेतन्याहू के आलोचना में दिखाई देंगे, उनका इस्तीफा मांगते हुए दिखाई देंगे। और हिंदी के ट्वीट जो बीजेपी आईटी सेल के हैं वो नेतन्याहू को हीरो बनाते हुए दिखाई देंगे। ये विरोधाभास आप नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल में जाके देख सकते हैं। तो इजराइल में जो कुछ हो रहा है, हम परिवर्तन मुझे लगता है कि हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे राजीव।